नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कानून के बारे में बात करने वाले हैं, सेल्स प्रमोशन कर्मचारी अधिनियम 1976। हम समझेंगे कि ये कानून क्या था और अब जो नए लेबर कोड्स आए हैं उनमें इसका क्या हुआ है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल है, लेकिन इसने भारत के लेबर लॉ को दशकों तक उलझाए रखा। सवाल यह है कि कानून की नजर में एक सेल्स पर्सन, क्या वो एक कर्मचारी है? क्या उससे वर्कमैन माना जाना चाहिए? और जानते हैं, कई दशकों तक इसका जवाब था नहीं। जी हां, नहीं। और ये सब शुरू हुआ 1961 में सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क फैसले से, जिसने एक बहुत बड़ी कानूनी उलझन पैदा कर दी थी। अब सोचिए इसका असर क्या हुआ। इस एक फैसले की वजह से ना देश भर में लाखों लाखों मेडिकल रेप्स, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जो दिन रात फील्ड में काम करते हैं, वो अचानक से कई कानूनी सुरक्षाओं से बाहर हो गए। मतलब न नौकरी की सिक्योरिटी, न छटनी से बचाव, न ही अपनी मांगों के लिए मिलकर आवाज उठाने का अधिकार। तो आज की हमारी कहानी इसी के बारे में है। हम उस खास कानून को समझेंगे जिसे खास तौर पर इस गलती को सुधारने के लिए बनाया गया था। और कहानी यही खत्म नहीं होती। हम ये भी देखेंगे कि आज के जमाने में जो नए लेबर कोड्स आए हैं वो इसकी जगह कैसे ले रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये कानूनी दरार आई कहां से, इस पूरे मुद्दे की जड़ क्या थी। तो बात है 1961 के मशहूर मे एंड बेकर केस की। सुप्रीम कोर्ट का तर्क पता है क्या था? उन्होंने कहा कि एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम ना तो मैनुअल है, मतलब वो हाथों से कोई मशीन नहीं चला रहा, न क्लेरिकल है, मतलब वो बाबूगिरी नहीं कर रहा, और न ही टेक्निकल या ऑपरेशनल है। और बस इसी एक परिभाषा की वजह से उन्हें वर्कमैन के दायरे से ही बाहर कर दिया गया। इसका सीधा असर यह हुआ कि वो जो सबसे जरूरी कानून था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, उसके दायरे से ये लोग बाहर हो गए। अब सोचिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर कंपनी उन्हें नौकरी से निकाल दे तो कोई कानूनी सुरक्षा नहीं। अगर वो अपनी सैलरी या वर्किंग कंडीशंस को लेकर मिलकर आवाज उठाना चाहें तो वो भी नहीं कर सकते, एकदम बेसहारा। तो अब ये जो एक बहुत बड़ी खाली जगह बन गई थी कानून में, उसे भरने की जरूरत थी। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1976 में एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा जाल की तरह एक नया कानून लाया गया। हाँ, लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, इसमें काफी समय लगा। देखिए, 1961 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। फिर सालों बाद 1972 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि भाई एक नया कानून बनाना ही पड़ेगा। और फिर जाकर 1976 में सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में SPA एक्ट कहते हैं, वो लागू हुआ। अब सवाल यह है कि ये एक्ट आखिर था किसके लिए? तो देखिए, जब ये शुरू हुआ तो ये सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री, मतलब दवा कंपनियों के मेडिकल रेप्स के लिए ही था। लेकिन फिर 2011 में एक बड़ा बदलाव आया और इसका दायरा बढ़ा दिया गया। इसमें फिर कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे 10 और सेक्टर्स को भी जोड़ दिया गया। ठीक है, तो कानून तो बन गया, पर सवाल यह है कि इससे कर्मचारियों को मिला क्या? उन्हें कौन से ठोस अधिकार मिले? चलिए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात थी अर्न्ड लीव, यानी वो छुट्टियां जो आप कमाते हैं। इस कानून ने हर साल 27 दिनों की पेड लीव की गारंटी दी। इसका हिसाब भी बड़ा सीधा था, हर 11 दिन काम करने पर 1 दिन की छुट्टी। सच कहूं तो उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोविजन था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई तरह की छुट्टियां थी, जैसे कि मेडिकल लीव, जो आपके सर्विस पीरियड का 1/18वां हिस्सा होती थी। फिर हर साल 15 दिन की कैजुअल लीव, और तो और क्वारंटीन लीव का भी प्रावधान था। मतलब अगर घर में किसी को कोई संक्रामक बीमारी हो जाए तो उसके लिए भी छुट्टी। वाकई काफी सोचा समझा कानून था। लेकिन इस पूरे एक्ट का जो सबसे पावरफुल हिस्सा था वो था इसका सेक्शन 6। इससे आप एक कानूनी पुल की तरह समझिए। एक तरफ थे ये सेल्स कर्मचारी जो बाकी कानूनों से कटे हुए थे, और दूसरी तरफ थे ग्रेचुइटी, बोनस, मैटरनिटी बेनिफिट जैसे जरूरी कानून। तो सेक्शन 6 ने क्या किया? इसने इन दोनों के बीच एक पुल बना दिया। इसने इन सेल्स कर्मचारियों को सीधा उन कानूनों के फायदे से जोड़ दिया जिनसे वो पहले महरूम थे। वाकई एक बहुत ही स्मार्ट कानूनी तरीका है ये। तो ये तो थी पुराने एक्ट की कहानी। अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि इस एक्ट का क्या हुआ और ये नए लेबर कोड्स में कैसे समा गया। तो हुआ ये है कि हाल के वर्षों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये जो पुराना SPE एक्ट था 1976 का, उसे अब निरस्त कर दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है। लेकिन इसकी जो अच्छी बातें थीं, इसके जो सिद्धांत थे, उन्हें भारत के 4 नए और बड़े लेबर कोड्स में शामिल कर लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्या था और अब नया क्या है। सबसे बड़ा और जरूरी बदलाव, पहले सेल्स कर्मचारियों को एक कानूनी कल्पना के जरिए कर्मचारी माना जाता था। अब उन्हें साफ साफ सीधे सीधे कर्मचारी की परिभाषा में शामिल कर लिया गया है। दूसरा, सैलरी की लिमिट। पहले अगर कोई सुपरवाइजर 1600 रुपए महीने से ज्यादा कमाता था तो वो बाहर हो जाता था। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। और तीसरा, पहले होते थे इंस्पेक्टर, जिनका काम जांच पड़ताल करना होता था। अब उनकी जगह है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, जिनका रोल ज्यादा सहयोगी वाला है। और अब बात करते हैं एक ऐसे नियम की जो सच में एक गेम चेंजर है। यह है 50% वेज रूल।
अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। किसी भी कर्मचारी की सैलरी में जो भत्ते होते हैं जैसे ट्रैवल अलाउंस, एचआरए, वो सब मिलाकर कुल सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। और अगर हुए तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे वेतन यानी वेजेस की परिभाषा में जोड़ दिया जाएगा और इसका सीधा असर पड़ेगा ग्रेच्युटी, लीव पेमेंट और बोनस के कैलकुलेशन पर, जो अब काफी ज्यादा हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि नए कोड्स का भविष्य क्या है? कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए इसकी क्या मायने हैं? इन नए कोड्स में कुछ और भी बहुत अच्छी बातें हैं, जैसे कि जो लोग फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं उन्हें ग्रेच्युटी के लिए अब 5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 साल में ही मिल जाएगी। दूसरा, जब कोई नौकरी छोड़ता है तो उसका सारा हिसाब किताब, सारा फुल एंड फाइनल पेमेंट सिर्फ 2 वर्किंग डेज के अंदर करना होगा। और हाँ, अब हर किसी को एक डिटेल्ड अपॉइंटमेंट लेटर देना भी जरूरी है। तो एक तरह से देखें तो पुराने एसपी एक्ट की जो आत्मा थी उसे इन नए कोड्स में और मजबूत किया गया है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुकते हैं कि इतने सारे बड़े बदलावों के बाद, खासकर 50% वेज रूल के आने के बाद, क्या कंपनियों के जो सेल्स कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर हैं वो इन नए नियमों के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर कंपनी को, हर एम्प्लॉयर को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। आज की इस गहराई से की गई पड़ताल में हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं। शुरुआत में ही बता दूं कि हमारे आज के स्रोत पूरी तरह से कानूनी दस्तावेजों, अदालती फैसलों और श्रम कानूनों पर आधारित है। हाँ, और ये एक ऐसा विषय है जो हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा होने के बावजूद अक्सर चर्चा से बाहर रह जाता है। बिल्कुल। क्या कभी किसी ने सोचा है कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या फील्ड सेल्स एजेंट दिन रात चिलचिलाती धूप में या भारी बारिश में काम करते हैं, उनके असल में क्या अधिकार हैं? मतलब एक समय ऐसा था जब उन्हें कानूनी रूप से कर्मचारी या वर्कमैन ही नहीं माना जाता था। ये सच में बहुत अजीब लगता है सुनने में, पर यही हकीकत थी। और इसीलिए आज का हमारा मिशन है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट 1976, जिसे एसपीई एक्ट भी कहते हैं, उसकी पूरी कहानी को डिकोड करना। हम देखेंगे कि कैसे 1961 के एक अदालती फैसले ने लाखों कर्मचारियों को बेसहारा छोड़ दिया, फिर कैसे 1976 में उन्हें बचाने के लिए एक अनूठा कानून बना। और सबसे बड़ी बात जो अभी हाल ही में हुआ है, हाँ, 21 नवंबर 2025 से लागू होने वाले नए लेबर कोड्स। हम ये भी समझेंगे कि कैसे ये नए कोड्स पूरी कॉर्पोरेट दुनिया के पेरोल सिस्टम को हिलाकर रख देंगे। अच्छा, तो इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ कुछ कानूनी पन्नों तक सीमित नहीं है, ये सीधे तौर पर काम करने के तरीकों और इकोनॉमी से जुड़ी है। शुरुआत करते हैं 1961 से। अगर इस विषय की गंभीरता को समझना है तो हमें मे एम बेकर नाम के एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को देखना होगा। मे एंड बेकर इंडिया लिमिटेड बनाम उनके वर्कमैन वाला केस। हाँ, सही। बिल्कुल। उस समय देश का मुख्य श्रम कानून इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 हुआ करता था, जिसे आईडी एक्ट कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इस आईडी एक्ट के तहत कर्मचारी की परिभाषा में आता है या नहीं। और अदालत ने कानून की बहुत ही कड़ाई से एकदम टेक्निकल व्याख्या कर दी। एकदम सही करिए। अदालत का तर्क था कि सेल्स का काम ना तो शारीरिक या मैनुअल है, ना ही ये कोई क्लर्क का काम है, और ना ही इसे तकनीकी या सुपरवाइजरी माना जा सकता है। मतलब सिर्फ इसे एक टेक्निकल व्याख्या की वजह से रातों रात पूरे भारत में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को आईटी एक्ट की सुरक्षा से बाहर कर दिया गया। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इसका ग्राउंड लेवल पर असल मतलब क्या था। हाँ, क्योंकि कागजों पर परिभाषा बदलना एक बात है, लेकिन किसी की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है वो समझना ज्यादा जरूरी है। सीधी सी बात है, इन कर्मचारियों से नौकरी की सुरक्षा, छटनी के खिलाफ अधिकार और कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसे सारे यूनियन राइट्स छीन लिए गए। वो पूरी तरह से मैनेजमेंट के रहमो करम पर आ गए। बिल्कुल। सेल्स के काम में वैसे भी कोई फिक्स घंटे नहीं होते, फील्ड में कोई सीधा सुपरविजन नहीं होता, बस भारी टारगेट्स का दबाव होता है, और ऊपर से कानूनी सुरक्षा का ना होना, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। ये कुछ ऐसा था जैसे किसी खेल में नियम तो सारे हों, अंपायर भी हो, लेकिन एक खास खिलाड़ी से कह दिया जाए कि भाई तुम पर कोई नियम लागू नहीं होगा, तुम बस दौड़ो, गिर गए तो कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिलेगी। बहुत सटीक एनालॉजी है ये। और जाहिर है इसके बाद बहुत बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया ने मोर्चा खोल दिया और फिर सरकार को दखल देना पड़ा। हाँ, 1972 में राज्यसभा की एक कमेटी बनी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि पुराने कानून में सिर्फ एक शब्द जोड़ने से काम नहीं चलेगा, इनका वर्क प्रोफाइल इतना अलग है कि एक बिल्कुल नया कानून बनाना ही पड़ेगा। और इसी जरूरत से जन्म हुआ 1976 के एसपीई एक्ट का। इस एक्ट ने पहली बार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को एक ठोस कानूनी पहचान दी। लेकिन इस एक्ट का जो हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा वो है सेक्शन 6। सेक्शन 6 वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक था। हाँ,
मैं इसे एक यूनिवर्सल अडेप्टर की तरह देखती हूँ। सरकार ने हर छोटी बड़ी चीज के लिए नया कानून नहीं लिखा, बल्कि सेक्शन 6 के जरिए एक कानूनी पुल बना दिया। एक लीगल ब्रिज। बिल्कुल। इस एक छोटे से नियम ने मैटरनिटी बेनिफिट, मिनिमम वेजेज और ग्रेच्युटी जैसे बड़े और अहम कानूनों को सीधे इन सेल्स कर्मचारियों पर लागू कर दिया। ये बहुत स्मार्ट कदम था। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये कानून शुरू में सिर्फ फार्मास्यूटिकल या दवा इंडस्ट्री के लिए बना था। पर समय के साथ चीजें बदली। हाँ, 2011 तक आते आते सरकार ने महसूस किया कि ये जो अनियमित काम के घंटे और टारगेट का भारी दबाव है, ये शोषण सिर्फ मेडिकल फील्ड में तो नहीं है। एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह यही हाल था। इसीलिए 31 जनवरी 2011 को सरकार ने इस एक्ट को 10 और सेक्टर्स में लागू कर दिया। इसमें कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स और पेंट जैसे तेज गति वाले सेक्टर्स शामिल हो गए। मतलब रातों रात इन सभी सेक्टर्स के फील्ड कर्मचारियों को भी वो यूनिवर्सल अडेप्टर वाला कवच मिल गया। और इस एक्ट के तहत छुट्टियों का जो फॉर्मूला है, वो तो सुनने वालों के लिए एक आहा मोमेंट होगा। वो 111 वाला फॉर्मूला। हाँ, बिल्कुल। ड्यूटी के कुल दिनों का 1/11 हिस्सा, यानी साल में लगभग 27 दिन अर्न लीव के रूप में मिलेगा। और ये कोई छोटी बात नहीं है। 2024 के एनसीएलटी के हालिया फैसलों को ही देख लीजिए। हाँ, वो तन्मय नंदी वाला केस। सही कहा। जब कोई कंपनी दिवालिया होती है तो पैसों को लेकर बहुत विवाद होता है, लेकिन ट्रिब्यूनल ने साफ आदेश दिया कि कंपनियों को ये छुट्टियां नकद में यानी कैश कॉम्पनसेशन में बदल कर देनी ही पड़ेंगी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जहाँ कानून होता है वहाँ कॉर्पोरेट दुनिया उससे बचने के लूप होल भी ढूंढी लेती है। ये तो हमेशा से होता है। कंपनियों ने देखा कि एसपीई एक्ट के तहत छुट्टियां और ग्रेच्युटी देना एक बड़ा वित्तीय बोझ है, तो उन्होंने फर्जी पदनाम या शैम डेजिग्नेशंस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब किसी साधारण सेल्स एजेंट को जो दिन भर फील्ड में धक्के खा रहा है, उसे अचानक टेरिटरी सेल्स मैनेजर या रीजनल हेड का फैंसी टाइटल दे दिया, ताकि उसे सुपरवाइजरी या मैनेजरियल कैटेगरी में डालकर एसपीए एक्ट के फायदों से बाहर किया जा सके, क्योंकि कानून में एक सीमा थी कि मैनेजर लेवल के लोगों पर यह लागू नहीं होगा। पर लेबर कोर्ट्स भी बेवकूफ नहीं थे। बिल्कुल नहीं। लेबर कोर्ट्स ने साफ कर दिया कि वो काम की असली प्रकृति यानी डोमिनेंट नेचर ऑफ वर्क को देखेंगे, ना कि आपके विजिटिंग कार्ड पर छपे फैंसी टाइटल को। अगर कोई व्यक्ति अपना 80% समय फील्ड में बिता रहा है और उसके पास किसी को नौकरी से निकालने या रखने का अधिकार नहीं है, तो वो मैनेजमेंट का हिस्सा कैसे हो सकता है? वही तो, वो सिर्फ एक सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई माना जाएगा। लेकिन कानूनी उलझने सिर्फ कंपनियों की तरफ से नहीं थी। 1994 के सैंडोज जजमेंट और 1982 के संशोधन का किस्सा तो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। अरे वो अननोटिफाइड अमेंडमेंट वाली कहानी, ये तो भारतीय ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत ही अजीब उदाहरण है। एक बहुत बड़ा लीगल क्वैगमायर यानी कानूनी दलदल बन गया था। ये हुआ यूं कि 1982 में संसद ने आईडी एक्ट में एक संशोधन पास किया ताकि सेल्स कर्मचारियों को सीधे ही आईडी एक्ट में शामिल किया जा सके। और क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब सीधे शामिल कर लिया है, तो एसपीई एक्ट के सेक्शन 6 को हटाने का प्रस्ताव भी रख दिया। बिल्कुल, संसद ने पास कर दिया, राष्ट्रपति हस्ताक्षर भी हो गए होंगे। लेकिन सरकार ने उस बदलाव को आधिकारिक तौर पर गजट में नोटिफाई ही नहीं किया। यही तो सबसे बड़ी भूल थी। इसे लागू करने की तारीख ही तय नहीं हुई। इसका तकनीकी मतलब यह हुआ कि एसपीई एक्ट का सेक्शन 6 कभी कानूनन खत्म ही नहीं हुआ। पर इस प्रशासनिक भूल ने न्यायपालिका में भारी भ्रम पैदा कर दिया। वकीलों को लगा कि सेक्शन 6 खत्म हो गया है, और इस कंफ्यूजन में कई कर्मचारियों के केस खारिज हो गए। कई सालों तक हाई कोर्ट्स उलझे रहे। आखिर में कई राज्यों को हारकर अपने खुद के राज्य स्तरीय कानूनों में संशोधन करना पड़ा ताकि कर्मचारियों को उनके अधिकार मिल सकें। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम आज इन पुराने कानूनों और केसों पर इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। बिल्कुल, 21 नवंबर 2025 से भारत में श्रम कानूनों की पूरी दुनिया बदल गई है। एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। पुराने 29 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 नए लेबर कोड्स लाए गए हैं। और इसी के साथ 1976 का वो एसपीई एक्ट अब इतिहास बन चुका है। उसकी जगह मुख्य रूप से ओएसएच कोड ने ले ली है। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, इसके परिणाम बहुत ही व्यापक हैं। पहला सबसे बड़ा बदलाव तो वेतन सीमा यानी वेज थ्रेशोल्ड में उछाल है। जो सीमा 1986 में 1600 रुपए प्रति माह थी, वो अब बढ़कर 18,000 रुपए हो गई है। इससे लाखों लोग वापस इस सुरक्षा घेरे में आ गए हैं। दूसरा बदलाव ग्रेच्युटी को लेकर है। अब फिक्स टर्म कर्मचारियों को 5 साल का लंबा इंतजार नहीं करना होगा, वो 1 साल में ही ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव है, जिसे हम सबसे बड़ा आहा मूवमेंट कह सकते हैं, वो है 50% का नियम, यानी 50% वेज रूल। ये नियम तो सच में कई कंपनियों की नींद उड़ाने वाला है। हाँ, जो कंपनी अब तक बेसिक सैलरी कम रखती थी और कमीशन या अलाउंस ज्यादा देती थी, उनका पेरोल सिस्टम पूरी तरह से बदलने वाला है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक सेल्स एजेंट है जिसकी कुल सैलरी 50,000 है। पुरानी व्यवस्था में कंपनी शायद उसकी बेसिक सैलरी 10,000 रखती और बाकी 40,000 भत्तों के रूप में देती, ताकि पीएफ और ग्रेच्युटी सिर्फ उस 10,000 पर ही कैलकुलेट हो और कंपनी के पैसे बचे। बिल्कुल,
लेकिन अब नए नियम के अनुसार अगर भत्ते और कमीशन कुल सैलरी के 50% से ज्यादा हैं, तो वो अतिरिक्त हिस्सा बेसिक वेजेस मान लिया जाएगा। मतलब उस 50,000 कमाने वाले की बेसिक सैलरी अब कानूनन कम से कम 25,000 माननी ही पड़ेगी। और जैसे ही बेसिक 25,000 होगी, कंपनी का पीएफ का योगदान, ग्रेच्युटी के खर्च, सब कुछ बढ़ जाएगा। जब आप इसे हजारों कर्मचारियों पर लागू करके देखेंगे तो एक खर्च बहुत विशाल हो जाता है। इसके अलावा इस नए सिस्टम से चैनल स्टफिंग जैसी अनैतिक प्रथाओं पर भी लगाम लग सकती है। हाँ, क्योंकि जब बेसिक सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित होगा तो कर्मचारियों पर डीलर्स को जरूरत से ज्यादा माल थोपने का जो कमीशन वाला दबाव है वो थोड़ा कम होगा। और ये लेबर कोड सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं है, इन्हें लागू करने का तरीका भी डिजिटल हो गया है। पुराने जमाने की वो डराने वाले इंस्पेक्टर अब वेबसाइट और एल्गोरिथम पर आधारित इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बन गए हैं। अब इंस्पेक्शन रैंडम नहीं होते और जुर्माना भी 1,000 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए या उससे भी कहीं अधिक हो गया है। अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो 1961 में बिना किसी सुरक्षा के फील्ड में घूमने वाले एक सेल्स एजेंट से लेकर 2025 के नए लेबर कोड्स के तहत पूरी तरह से सुरक्षित एक वर्कर बनने तक का ये सफर बहुत लंबा रहा है। ये सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़े असंगठित हिस्से को औपचारिक बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, एक ऐसा वर्ग जो हमेशा टारगेट के तनाव में रहता है, उसे समाज और कानून की नजर में एक सम्मानजनक दर्जा दिलाने की ये एक लंबी लड़ाई रही है। लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज हम 2026 में हैं, नए लेबर कोड्स लागू हो चुके हैं, पर तकनीक तो बहुत तेजी से बदल रही है। आपका इशारा शायद एआई की तरफ है? एकदम सही। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गिग इकोनॉमी वाले एप्स सेल्स रूट्स, कमीशन और टारगेट्स को अपने आप मैनेज कर रहे हैं। तो जब किसी फील्ड एजेंट का सुपरवाइजर कोई इंसान हो ही ना, बल्कि कोई एल्गोरिदम हो, तब क्या होगा? तो यही सोचने वाली बात है। क्या आने वाले कुछ सालों में हमें सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय की परिभाषा को एक बार फिर से इस डिजिटल युग के लिए पूरी तरह बदलना पड़ेगा? जब आपका बॉस एक सॉफ्टवेयर है, तो क्या ये नए लेबर कोड्स उस डिजिटल भविष्य के लिए काफी होंगे? ये सच में बहुत ही उकसाने वाला और गहरा विचार है। तकनीक हमेशा कानून से एक कदम आगे चलती है और एआई के इस दौर में काम और कर्मचारी की परिभाषा क्या होगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। और इस पर हम सबको गंभीरता से नजर बनाए रखने की जरूरत है। बिल्कुल। तो जो लोग भी इस चर्चा को सुन रहे हैं, मैं उन्हें इसी विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। इस विषय पर खुद भी थोड़ी रिसर्च करें और सोचें कि भविष्य में ये एल्गोरिथम आधारित अर्थव्यवस्था हमारे काम करने के तरीकों को कैसे आकार देगी। इस विस्तृत और दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। You know, for so many people, a sales job is that first big step into the corporate world. It's all about hitting targets, being on the road, and pure grit. But what if the law didn't even see you as a worker who deserved basic rights? Well, for decades in India, that was the shocking reality. This is the story of the 50-year legal battle that finally changed everything. It all really boils down to this one single question. I mean, think about it for a second. Does someone whose entire job is promoting sales, meeting doctors, getting orders, building the business, do they fit the old school definition of a workman who gets protections like guaranteed leave or a safety net if they're fired? And the answer, when it came, was a total bombshell. In a huge case called May and Baker, the Supreme Court decided that since promoting sales wasn't manual, clerical, or technical work, sales reps were not workmen. The court's thinking was kind of stuck in the past, in the industrial era. It completely overlooked the skilled, intellectual work that goes into a modern sales job. And just like that, an entire group of employees was left without any legal protection, completely at the whim of their employers. So to really get how we went from that complete legal black hole to where we are today, we're going to walk through the whole journey. We'll start with the initial problem, look at the protests that led to a new law, and then we'll dive into the rights that law created, the decades of confusion that followed, and finally, what the new labor codes mean for everybody today. All right, let's set the scene. It's 1961, and a massive chunk of the country's workforce has basically just been cut loose by the legal system. You can literally see the dominoes falling here. That 1961 ruling wasn't just some abstract legal theory. It had real, immediate consequences.
Medical reps in particular led huge protests all through the 60s. The unrest got so big that by 1972, a parliamentary committee basically said, look, just tweaking an old definition isn't going to cut it. We need a brand new law just for them. And that recommendation led directly to this, a new piece of legislation built from the ground up to fix this specific problem. So the Sales Promotion Employees Act, or the SPE Act, was born. Its mission was pretty simple: give sales reps the basic job security and conditions that they had been denied. And it started by focusing on the very people who fought the hardest for it, the folks in the pharmaceutical industry. Okay, so who exactly got these new protections? At first, it was just for pharma reps. The law also drew a line in the sand. This was for the people on the ground, not for high-earning managers. But, the story didn't end there. By 2011, the government realized the same issues existed in other sectors, and the Act's protections were rolled out to a ton of other industries, from cosmetics and cars to electronics. So, the law is on the books, but what did it actually do for a sales rep? This is where it gets really, really clever. Let's start with just a number, 27. The Act said that every single sales promotion employee was entitled to about 27 days of paid earned leave every year. For a job that's all about high stress and constant travel, this was a massive, game-changing guarantee. And the whole setup was pretty comprehensive. It wasn't just earned leave, which you could also get paid for when you left the company. The Acts also mandated medical and casual leave. It created this solid statutory right to time off that no company policy could just ignore or reduce. But the real genius, the absolute masterstroke of the SPE Act, was this. Instead of rewriting dozens of laws from scratch, it created a sort of legal bridge, or a master key, called Section 6. Here's how this brilliant bit of legal magic worked. First, the SPE Act gave sales reps their own specific rights, like leave. Then, Section 6 created a link, saying that for other big, important laws, like the Industrial Disputes Act, these sales reps were to be treated as workmen. All of a sudden, they had access to a whole world of protections against unfair firing, rights to gratuity, bonuses, and maternity benefits. It was a super smart way to bring them under the entire Social Security umbrella without rewriting every single law. So, problem solved, right? We've got a dedicated law, a clever legal bridge, everyone's happy. Well, not so fast. The legal system was about to throw a massive curveball. This created an absolutely impossible legal knot. In 1994, in another case called Sandoz, the Supreme Court once again said that sales reps are not, by definition, workmen. But, and this is the most important part, the government never actually repealed Section 6 of the SPE Act. That all-important legal bridge was technically still standing, even though the highest court in the land seemed to be saying the opposite. The result? Total chaos. High courts all over the country started giving opposite rulings. Some followed the Sandoz logic, others said the legal bridge was still valid. For decades, both employees and their employers were just stuck in this state of complete uncertainty. This mess just couldn't last forever, and the solution, when it finally came, was huge. India decided to merge its dozens and dozens of old labor laws into 4 modern codes, basically hitting a giant reset button on the whole system. These new labor codes, which are supposed to be fully up and running from November 2025, end the debate once and for all. First off, sales reps are now explicitly included in the main definition of a worker, no more need for a legal bridge. Second, the salary cap for excluding supervisors jumps from a tiny 1,600 rupees a month to 18,000. And finally, we get 2 massive operational changes, a crystal clear new definition of wages and a super strict 2-day deadline for final payments. I mean, just look at this. The old wage cap for supervisors was set way back in 1986 and was honestly just laughable by modern standards. The new cap of 18,000 rupees a month is a more than 10-fold increase. That means way more team leads and junior managers are now going to be covered by these protections. And this right here? This might be the biggest shakeup of all. For years, companies would keep a sales rep's basic pay really low and then load up their salary with all sorts of allowances. Why? To reduce their costs for things like gratuity.
Well, the new 50% rule kills that practice dead. It says allowances can't be more than half of the total pay. If they are, the extra amount automatically gets added to the basic wage, which in turn inflates everything that's calculated from it. So, after this whole 50-year journey, what are the big takeaways for employers and employees right now? The game has totally changed. Companies can't just hide by giving their field reps a sham manager title anymore. The courts are going to look at what they actually do. They have to calculate leave based on that statutory 27-day rule, not just some lower number in their internal policy. They absolutely have to restructure their entire payroll to meet that new 50% wage rule. And they must pay out all final dues within 2 days of someone leaving. The stakes for getting this wrong are way higher than they've ever been. And that brings us to the final thought. This whole 50-year saga really shows us that the law is always playing catch-up with how we actually work. The new codes have finally fixed the problems of the 20th century, but now, as sales jobs become more remote, more data-driven, and more tied to the gig economy, you have to wonder, how long before this new legal framework is challenged by a future of work we can't even imagine yet?